दोनों बच्चियां उनकी, एक 16 साल की थी, 15 साल की। दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे ही कहें हमारे पापा को उसने मारा है, उसने मार डाली। 5 लाख रुपया मदद समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने दिया। हमने उनके बच्चों को की पढ़ाई का, 2 लड़कियों के 2 लड़कों को पढ़ाई का जिम्मा लिया है। अपने विरोधियों से आपकी बात होती है कभी? अजय सिंह विधायक से, ब्रिजभूषण शरण सिंह से थे। ब्रिजभूषण सिंह जी भी समाजवादी पार्टी में ही थे और समाजवादी पार्टी में आने के पहले वो भी कांग्रेस में थे। ब्रिजभूषण सिंह के हम लोग का आपसी संबंध भी बहुत अच्छे थे। तो न्यूक्लियर वोट में जो नहीं। इधर से उधर हुआ उसमें नहीं, उसमें मेरी भूमिका थी। आपकी मैं नहीं नकारूंगा। मैं पूरे समाज से कहना चाहता हूँ, आप अच्छे डॉक्टर बना लीजिए, अच्छे इंजीनियर बना लीजिए, अच्छे और नेता बना लीजिए, अच्छे व्यक्ति बनाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आज हम ये राजनीतिक चर्चा करेंगे योगेश प्रताप सिंह जी के साथ, जो कि कर्नलगंज के पूर्व विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है गोंडा पोस्ट पर। योगेश जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे। अभी एक रिसेंटली एक कांड हुआ था परसपुर में, एक दुखद घटना हुई थी, एक मर्डर हुआ था और उस मर्डर के बाद में आप वहाँ पर पहुँचे थे। आपने उन मृतक के परिवार के पालन पोषण के बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ली और ये भी देखा गया बाद में कि आपने उनको कुछ आर्थिक योगदान भी दिया। ज़रा विस्तार से बताइए किस प्रकार की मदद आप पीड़ित परिवार के लिए कर रहे हैं? दरअसल जो मृतक ओम प्रकाश सिंह थे, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था और जिस तरह से उनकी हत्या की गई, तरीका बड़ा नृशंस था। जिस दिन ये घटना हुई, मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ जांच कराने दिल्ली गया हूँ। मुझे दिल्ली में इस घटना की जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद मैं भाग के दिल्ली से आया। तब तक ओम प्रकाश की मृत्यु हो चुकी। मैं सुबह जब पहुंचा यहाँ और मैं उनके घर गया, तो जो लाश की स्थिति मैंने देखी, एक व्यक्ति के नाते मैं बहुत आहत हुआ। दोनों हाथ काट दिए गए, पाँव काट दिया गया, आंखें फोड़ दी गई, बड़ी बीभत्स रूप से। हत्या होना एक अलग चीज़ है और नृशंसता होना एक अलग चीज़ है। चूँकि पार्टी का कार्यकर्ता था और जुड़ा हुआ था हम लोगों से, मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हुआ। मैंने इस घटना की जानकारी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी और उन्होंने कहा जो भी संभव है आप करिए और आपका क्षेत्र है, हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने तत्काल प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक हैं प्रशांत कुमार जी, उनसे बात की। यहाँ के जिला इंतजामिया पुलिस अधीक्षक से, आपके डीआईजी साहब से, डीएम साहिबा से, सबसे बात की। सब लोगों ने सहयोग किया। उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद ये ज़रूर था कि परिवार के लोगों में गुस्सा बहुत था। दिन दहाड़े हत्या हुई थी। उनकी पत्नी ने खुद हत्या होती देखी। तो एक पत्नी अगर अपने पति की मृत्यु घटना करते हुए देख ले, किसी को कैसे बर्दाश्त करेगी। उन लोगों की मांग थी इनका घर गिराया जाए, कार्रवाई की जाए, जैसी परंपरा आज उत्तर प्रदेश में बनी है, काफ़ी हो भी रहा है, हुआ भी है जी। तो उसको लेके वही मांग उन लोगों ने रखी। पुलिस ने उस बात को टाला। वो लोग नाराज़ हुए। बॉडी लेके परिवार के ही लोग चौराहे पे पहुंच गए। हम लोग चौराहे पे गए, समझाए बुझाए, प्रशासन से भी बात किए। प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद लाश ले जाके अंतिम क्रिया की गई। अब ये ज़रूर बार बार उसकी बेटी और पत्नी कह रहे थे कि अभी तो सब लोग हैं, सब चले जाएंगे, अभी सब लोग हैं, सब चले जाएंगे। एक बार बार उसकी बेटी कह रही थी। तो दोनों बच्चियां उनकी, एक 16 साल की थी, 15 साल की। दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे ही कहें हमारे पापा को उसने मारा है, उसको मार डाली। तो ये सब चीज़ें हम लोग को आहत कर रही थी। तो ये निर्णय हम लोगों ने लिया। तब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल का गठन हुआ। मैं भी प्रतिनिधिमंडल में था। मैं भी स्वयं मौके पर गया, परिस्थितियों को हम लोगों ने देखा। अपनी रिपोर्ट हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से, चूँकि जब प्रतिनिधिमंडल आया था तो हम लोगों ने एक मूल्यांकन करके कम से कम 5 लाख रुपये मदद की बात की और 5 लाख रुपये मदद समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने दिया और हमने उनके बच्चों को की पढ़ाई का, 2 लड़कियों के 2 लड़कों की पढ़ाई का जिम्मा लिया है। उनके लिए फीस की व्यवस्था, उनके ड्रेस की व्यवस्था, उनको और उनकी किताबों की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमने ली है।
और जो कि क्षेत्र का मामला है, जी और वो आदमी पार्टी से भी जुड़ा था, और जुड़ा हो अगर ना होता तब भी, जी जी, अगर पार्टी का नहीं नहीं होता होता तब भी, क्योंकि तब भी जरूरत आपका व्यवहार नहीं, सेम रहता। बिल्कुल। उसमें ये नहीं था कि अगर पार्टी करना होता तो निःसंगता को हम भूल जाते, ऐसी बात नहीं थी। उस क्षेत्र से मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, क्षेत्र के लोगों ने 2 बार मुझे चुना है, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर जब तक मैं सक्रिय हूँ, राजनीति में हूँ या समाज में हूँ, तब तक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करूँ, उस नाते मैं आगे बढ़ूँ। अ, कहते हैं कि इंसानी जीवन की जो मूल्य है वो लगाया नहीं जा सकता, बहुमूल्य जीवन है। इस शरीर की कीमत बहुत है, हमारे जो शरीर के अंग हैं उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपने मदद करी या और लोगों ने भी जो मदद करी, परिवार की हेल्प किसी न किसी रूप से हुई है। और आपने बताया कि 5 लाख रुपए की मदद की गई। मुझे कुछ सोर्सेज़ ने बताया कि उसमें 2 लाख रुपए पार्टी की तरफ से आए थे, 3 लाख रुपए आपकी तरफ से दिए गए थे। देखिए दीपक भैया, था ये, चूंकि प्रतिनिधिमंडल की तरफ से उन्होंने घोषणा की थी कि 5 लाख रुपया मदद की जाएगी। अच्छा, घोषणा आप पहले कर चुके हैं। घोषणा प्रतिनिधिमंडल ने जिस दिन यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल आया था, जी, मैं उसको हेड कर रहा था, मैंने 5 लाख की घोषणा की। प्रतिनिधिमंडल की तरफ से जब रिपोर्ट यहाँ से प्रस्तुत हुई, तो वहाँ से 2 लाख रुपए का चेक आया, पार्टी की तरफ से 2 लाख 2 लाख फंड का फंड रिलीज़ हुआ। तो मेरी जिम्मेदारी थी उसको 5 लाख में पूरा करना। अच्छा, ये कह के मैं नहीं भाग सकता था कि नहीं, पार्टी ने 2 लाख दिया। वो 5 लाख पूरा करना मेरी जिम्मेदारी थी, और वो जिम्मेदारी मैं भी पार्टी का ही हूँ, समाजवादी पार्टी का हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, कल पद मिले या पद किसी पद पर हूँ तो समाजवादी पार्टी का, तो मैंने उस अपने पैसे को समाजवादी पार्टी का ही पैसा माना, और उसको उसमें समाहित करके हमने 5 लाख पूरा। अपने वचन को पूरा किया। बहुत सुंदर। तो परिवार की तरफ से क्या, परिवार के साथ क्या अभी भी कनेक्टेड हैं, हाँ, बातचीत होती है? उसके बाद भी मैं 2 बार फ़ोन से बात कर चुका हूँ। मैंने वहाँ के अध्यापकों को भेजा था, जो हमारे मित्र हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, मैंने हर दूसरे तीसरे दिन मैं उनको भेजता हूँ, उनके हालचाल लेके लोग आते हैं। और जो पढ़ाई की बात थी, हमारे वहाँ के कुछ मित्र हैं, हमने उनको उस स्कूल में, विवेकानंद स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ भेजा था। कितनी फीस लगेगी, कितना उनके ड्रेस पर खर्चा होगा, कितना किताबों पर खर्चा होगा, उनसे ही हमने बना के मंगवाया। अ, अभी अब हम एक यहाँ गोंडा में हुई एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जो कि जितनी भी आलोचना की जाए उतनी कम है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही ऐसी जघन्य घटना कोलकाता में हुई। एक महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया और उनकी जान ले ली गई। इस घटना के बाद मतलब रेप की घटनाएं कहीं ना कहीं आए प्रतिदिन सुनाई जाती है। सरकार हर बार कुछ ना कुछ नियम कायदे लेकर आती है। दिल्ली में जब रेप की जगह निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद कई सारे स्टेप्स लिए गए थे, निर्भया फंड का भी एलोकेशन हुआ था। अब ये वाला कांड हुआ है, तो उसके बाद भी सरकार उसको सुधारने के लिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, कुछ ना कुछ एक्शन ले रही है। इस मामले में आप क्या कहेंगे कि रेप जैसी ये जो घटनाएं होती हैं, जो इंसान का व्यभिचार है, जीवन ले लेना, अनैतिक कार्य करना, किसी इंसान के जीवन जीने के मार्ग में अवरोध पैदा करना, मैं जैसे जीना चाहता हूँ मेरी इच्छा है, महिला जैसी जीना चाहती है उसकी इच्छा है, आप उसके जीवन में अवरोध पैदा कर रहे हैं, ऐसे अपराधों पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं कलकत्ता की घटना की पूरी तरह से निंदा करता हूँ। इस तरह की घटनाएं किसी भी सभ्य समाज में कतई भी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और चाहे कलकत्ता की घटना हो, चाहे महाराष्ट्र में बदलापुर की घटना हो, चाहे महाराष्ट्र में ही कोल्हापुर की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश में हुई घटना हो, चाहे अभी उत्तराखंड में घटना हुई हो, एक दीपक जी, एक देख के सुन के बड़ी पीड़ा होती है। अभी आपने देखा 15 दिन के अंदर 3 साल की बच्ची, क्या शारीरिक विकास है, और खासकर विद्यालय में, जहां हम इस समर्पण के साथ बच्चे को भेजते हैं कि माँ बाप से ज्यादा ख्याल विद्यालय में रखा जाए, भविष्य उज्जवल करने के लिए। भविष्य उज्जवल करने के लिए भेजते हैं। वहाँ पर अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, प्रिंसिपल है, वहाँ के प्रबंधक हैं, उनके द्वारा इस तरह घटनाएं की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक विकृति है, मेरा मानना है सामाजिक विकृति। ठीक है, गवर्नमेंट कहती लॉ एंड है ऑर्डर का इशू है, वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, गवर्नमेंट नियम बना दे, कानून बना दे, और सरकारों को तो हमने देखा है, घटना होने के बाद लोग जागते हैं,
घटना के पहले प्रिवेंटिव एक्शन नहीं होते हैं, आफ्टर दैट वाला एक्शन होता है। दिल्ली में कोचिंग में 3 बच्चे मरे, वो दिल्ली जिसकी जो जहाँ प्रधानमंत्री जी रहते हैं, जहाँ पर पूरी केंद्र सरकार रहती, जहाँ पर केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री रहता, वहाँ पर चाहे मुखर्जी नगर की बात ले ली जाए, शास्त्री नगर की बात ले ली जाए, कहीं बात ली जाए, वहाँ बच्चे डूब के मर जाए। और उसके बाद फिर तुरंत बंद कर दी गई, सारी कोचिंगें बंद कर दी गई, 2 दिन के अंदर कोचिंग वो बंद। एज अ सोसाइटी हमारा फेलियर है, वो हमारा फेलियर है, वो एज ए सोसाइटी फेलियर है और जो गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट फेलियर। मैं सोसाइटी में मैं सबको गिन रहा हूँ, वो क्योंकि आप और हम ही सरकार बनाते हैं, हम लोगों को चुनते हैं। वो चीज़ें कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। ये यहाँ पर हर व्यक्ति, जो मेरा अपना मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि हर व्यक्ति अपने जो हमारे अधिकार हैं उनके लिए बहुत सजग है। कर्तव्यों के प्रति हम एकदम शिथिल हो चुके हैं। कर्तव्य की ज्ञान हमें उसी समय आता है जब घटना हो जाती है, और घटना के बाद हम जागते हैं और 3 दिन के अंदर फिर कलकत्ता में घटना हुई तो यहाँ शुरू हो जाता है, यहाँ घटना शुरू हो जाती तो महाराष्ट्र में हो जाता है, कर्नाटक में हो जाता, और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। जी, मेमोरी लॉस। प्रज्वल रोन्ना जैसे लोगों को लोग भूल गए, जी, आज उसका नाम कोई नहीं लेता। सीरियल रेप, 3 सीरियल रेपिस्ट, 3-3 हज़ार लोगों की एप्लीकेशन पड़ी हुई है, कोई नहीं पूछता। तो ये तो चीज़ें तभी सुधरेंगी गवर्नमेंट के साथ सब समाज जागेगा। जिस दिन समाज ने इसको गलत कहने की बात कर दी, एज ए इशू हम उठाएंगे तो कभी नहीं बनेगी। जी, और वो आग जलेगी और कुछ दिन में बुझ जाएगी। वो चाहे हाथरस की घटना रही हो, चाहे लखीमपुर की घटना रही हो, कहीं घटनाएं रही जी, उन सारी घटनाओं के साथ अब ठीक है, मैं भाई मीडिया है, हम लोग भी टीवी देखते हैं, हम लोग भी समाचार पत्र पढ़ते हैं। एक घटना को लेके इतना हाईलाइट है, बदलापुर की बात कम हो रही, मणिपुर की बात कम हो रही। मणिपुर में महिलाओं के साथ ही तो हुआ, साल भर से हो रहा, एक महिला नहीं, यहाँ तो एक महिला के साथ हुआ, उसकी पूरी आलोचना की जा रही है कलकत्ता की घटना की। तो मणिपुर में तो मास हुआ था, मास के साथ हुआ था, बिल्कुल कोई नहीं बोला, क्योंकि मास वायलेंस, मास हैरेसमेंट हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। आज हम और बाहर निकल के हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहते हैं कि इस चौराहे पर, कल तो मैं आप ही के किसी बहुत बड़े पत्रकार का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ होगा, अगले चौराहे तक नहीं जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने नाम लेके कहा कि फला का चौराहा कौन सा है बता दीजिए, उस वो किस चौराहे पे मिलेंगे। चौराहे की बात मत कीजिए, अब बात कीजिए समाज की। जी, अब कोई अपराधी निकल के चौराहे पे नहीं आएगा। बिल्कुल, ये जो अपराध होते हैं, इस तरह के अपराध, खासकर हम यौन अपराधों की बात कर रहे हैं, कई बार ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लोग यौन अपराध करते हैं जिनको आप ना परिचय हो। कई बार परिवार में, रिश्तेदारों में, हर प्रकार के तरीके से ये अपराध भैया मुख्य, अब आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें वहीं हो रही हैं जहाँ पर एक दिन मैं सुन रहा था, प्रेमानंद जी महाराज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ वार्ता कर रहे थे, तो उसमें तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई भौतिक रूप से समाज को आगे बढ़ा रहे हैं आप, जब तक नैतिकता नहीं आएगी। और मैं जब मैं किसी जिम्मेदार पद पर रहा हूँ तो मैंने एक बात हमेशा कही, आज फिर आपके माध्यम से आज फिर मैं पूरे समाज से कहना चाहता हूँ, आप अच्छे डॉक्टर बना लीजिए, अच्छे इंजीनियर बना लीजिए, अच्छे और नेता बना लीजिए, अच्छे व्यक्ति बनाइए। अगर अच्छा व्यक्ति नहीं बनेगा तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे लोगों से काम नहीं चलेगा। जब तक व्यक्ति में नैतिकता नहीं आएगी तब तक समाज सुधर नहीं। और खासकर मैं यौन अपराधों की बात करूं, जैसे सोशल मीडिया पर भी चला कि सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है। नारा होना चाहिए बेटों को पढ़ाओ और बेटों को सिखाओ। नहीं, शिक्षा तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, करेक्ट। नहीं, बेटी बेचारी तो अपने को कहाँ बचाए। नहीं, जब दरिंदा झपट रहा है उनके ऊपर, बलशाली है, प्रभावी है, उसकी बात सुनने वाले 10 लोग बैठे हैं, वो अपनी बात कहता है। अब अभी उस दिन आपने देखा होगा कि झांसी में एक लड़की भाग रही है और 3 लोग मोटरसाइकिल लिए पीछे ट्रैक कर रहे हैं और चिल्ला रही है वो।
कोई पूछ नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए योगेश जी, तो ये परवरिश का भी बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान है। वही हमने जो आपसे कहा जी। कि नैतिकता, जब हम बच्चों को उनके परवरिश में, संस्कार में, उनकी सोच में बदलाव लाएंगे, उसका असर आज आप देख लीजिए, आप कहीं चले जाइए फॉरेन में, आपको खुलापन जरूर दिखेगा, जी जी बिल्कुल। लेकिन वल्गरनेस नहीं दिखती है। उसका कारण कहीं ये तो नहीं कि वहां पर कानून का भय है लोगों को, भय है, हाँ? भयंकर भय है। और यहाँ पर वो भय कम है। कम है नहीं, कानून का बड़ा भय होना चाहिए, और कानून के पर जो तेजी होनी चाहिए जी, इस तरह की, तो मैं तो मांग कहूँगा ये सारे मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाले जाए, 1-2 महीने में खत्म हो जाने चाहिए। 2 महीने के अंदर निपटाइए। अब इसे कल ममता बनर्जी जी ने कहा कि विद इन 15 डेज ट्रायल होकर के खत्म होना चाहिए। जी लोग आगे आए। कल मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री पंजाब पश्चिम बंगाल ने कहा कि ये मामला 15 दिन के अंदर ट्रायल करके न्यायालय निपटाओ इसको, इसमें कोई वो नहीं। उसी तरह से जो इस तरह के मामले हैं उनको अगर है तो उनको तुरंत निपटाइए, और उसका एक जब भय आ जाएगा तो चीज़ें बिल्कुल एकदम स्ट्रैक हो जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, कुछ करते हुए हाथ कांपेगा नहीं। जैसे कि अभी योगेश जी से चर्चा हुई तो 2 चीजें निकल कर आई हैं। एक तो नैतिक मूल्य आपके बच्चे में, आपके भाई में, आपके पति में, आपके मामा में, आपके फूफा में, आपके चाचा में, हर पुरुष में नैतिक मूल्य कंठस्थ हो, उसके दिमाग में, उसकी जुबान पे, उसके आचरण में नैतिक मूल्य नजर आए, और कानून का खौफ जरूर होना चाहिए। नैतिकता वो है जो आप और हम तुरंत कर सकते हैं, कानून वो चीज है जिसको सरकार और सरकारी तंत्र को और मजबूत बनाना पड़ेगा, और वो डर डालना पड़ेगा हर उस व्यक्ति के दिमाग में जो ऐसा कर्म कर सकता है कि ऐसे कर्म करने की वो सोचे भी ना। योगेश जी, अगले पड़ाव पे आते हैं। अब गोंडा में पिछले दिनों काफ़ी राजनीति में घटनाक्रम हुए, लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद में दोनों ही सीटों पर, गोंडा संबंधी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिर से विजयी हुई। कैसरगंज में करण भूषण सांसद चुने गए, और पहली बार गोंडा को एक केंद्रीय मंत्री मिले, कीर्तिवर्धन सिंह जी गोंडा से लोकसभा चुनाव जीते। दोनों कैंडिडेट से गोंडा के ही हैं, चूंकि कोई बातचीत चुनाव के बाद में आपकी या फिर कीर्तिवर्धन जी को कोई बधाई संदेश वगैरह दिया हो? अब जो करण भूषण जी से तो मेरी बात नहीं हो पाई जी, लेकिन कीर्तिवर्धन जी से मेरी बात हुई, क्योंकि ये कहने मुझे ज़रा सा भी संकोच नहीं है कि हम सब, चाहे कीर्तिवर्धन हो चाहे हम लोग हों, हम लोग एक ही राजनीतिक पाठशाला से निकले हैं। जी, मेरे पिताजी और कीर्तिवर्धन सिंह के पिताजी साथ ही कांग्रेस में, वो एमपी हुआ करते थे मेरे को। कीर्तिवर्धन सिंह जी समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे, मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हुआ करते थे। हम लोग के आपसी संबंध कल भी थे, आज भी हैं, उसमें कोई नहीं। जब वो मंत्री हुए मैंने उनको बधाई दी, मैंने उनको साधुवाद दिया कि भाई पहली बार गोंडा का रहने वाला कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद में गया है। मैंने उनको उज्जवल भविष्य की कामना भी की है कि आप आगे बढ़िए, और जिस तरह से आपको ईश्वर ने यहाँ मौका दिया है, आपको आगे बढ़ के उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसमें गोंडा की कहीं ना कहीं भागीदारी होनी चाहिए। और एक अच्छा लगा कि हमारे यहाँ का व्यक्ति केंद्रीय मंत्री। और एक बड़ा सवाल पूछना चाहूँगा जिसका जवाब शायद जनता जानना चाहेगी। अपने विरोधियों से आपकी बात होती है कभी? अजय सिंह विधायक से, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी से? अब दरअसल ये परंपरा पहले तक तो थी, ब्रिजभूषण सिंह जी से बात होती थी, पहले बात होती? हाँ बिल्कुल होती थी। ब्रिजभूषण सिंह जी भी समाजवादी पार्टी में थे? ब्रिजभूषण सिंह जी भी समाजवादी पार्टी में ही थे, और समाजवादी पार्टी में आने के पहले वो भी कांग्रेस में थे जी। हमारे पिताजी कांग्रेस में थे, ब्रिजभूषण सिंह जी कांग्रेस में थे। ओके। तो हम लोग तो वो भी कांग्रेस के ही हैं, वहीं से निकल के यहाँ आए हैं। उन्होंने कांग्रेस में राजनीति की? हाँ कांग्रेस में थे, एक बार कांग्रेस से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के दावेदार थे वो। यही गोंडा जनपद? हाँ, गोंडा जनपद से थे। तो हमारे पिताजी के बड़े अभिन्न लोगों में थे पिताजी। हमारे ब्रिजभूषण सिंह जी को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, इस तरह के व्यक्तियों को बहुत पसंद करते थे। युवा हो, जोशीले हो, और उनका बहुत आपस में बनता भी था। ब्रिजभूषण सिंह जी के हम लोग के आपसी संबंध भी बहुत अच्छे थे, नो डाउट। भाई 2009 में वो उनको समाजवादी पार्टी में लाने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भूमिका हमारी भी थी। अच्छा। सांसद भी बने,
तो न्यूक्लियर वोट में जो नहीं, इधर से उधर हुआ उसमें नहीं, उसमें मेरी भूमिका थी। आपकी भूमिका। मैं नहीं नकारूंगा अच्छा, कि मुझे रात टेलीफोन हुआ, मैंने इनसे संपर्क किया, मैं इनको लेके गया। थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं पहले बताऊं, एक ऐसा मौका था, बृजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद थे और उन्होंने पार्लियामेंट में अचानक से अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर बीजेपी के विप को दरकिनार कर बीजेपी के खिलाफ न्यूक्लियर डील पर अपना मत का पालन किया था लोकसभा में। उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ, घटनाक्रम हुआ कैसे? बृजभूषण सिंह जी उसके पहले ही समाजवादी पार्टी 2009 में के संपर्क में आना चाहते थे, जहाँ तक मेरी जानकारी। अच्छा, और उस समय माननीय मुलायम सिंह जी जीवित थे। एक बार उन्होंने इस संबंध में हमसे बात भी की थी। मैंने कहा कि नहीं, अगर वो मुलायम सिंह जी ने आपसे बात की थी? मुलायम सिंह जी ने पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा, कहा कि भाई योगेश कैसा रहेगा। हमने कहा नहीं, अगर वो समाजवादी पार्टी में आते हैं तो सीट लोकसभा की जीत लेंगे। किन्हीं कारणों से उस पार्टी में नहीं आ पाए थे। अच्छा, तब आप भी आश्वस्त थे कि वो जीत जाएंगे समाजवादी? नहीं, ये था, नो डाउट। जब ये न्यूक्लियर डील वाला मामला हुआ, जी। तो चीज़ें आगे बढ़ी। फिर ऊपर से ही हमको निर्देश हुआ कि आप बात करो। मैंने इनसे बात किया, मैंने कीर्तिवर्धन जी से बात किया, डायरेक्ट बात किया? हाँ, कीर्तिवर्धन उस समय समाजवादी पार्टी में ही थे, क्योंकि हम और कीर्तिवर्धन सिंह जी सब लोग एक साथ थे। और मैंने कीर्तिवर्धन सिंह को भी विश्वास में ले लिया। पहले 19 बात की भाई कि पार्टी चाहती है कि इनको लिया जाए। कहने हमको कोई दिक्कत नहीं, पार्टी चाहती है, नेतृत्व तो चाहता ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने पहले उनसे पूछना चाहा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है कभी? नहीं। और ये इसलिए क्योंकि दोनों परिवार में आपको लगता है कि कुछ हाँ, रंजिश रहती है? रंजिश क्या, मतलब भिन्नता थी, मत भिन्नता है। अब कोई देखते झगड़ा तो उनका था नहीं, ओके, लेकिन राजनीतिक मन भिन्नता थी उनकी। तो मैंने उनको विश्वास लिया, उसमें वो तैयार हो गए? हाँ, उन्होंने कहा नहीं, पार्टी को अगर उनसे मजबूती मिलती तो फिर बृजभूषण शरण सिंह से आपने बात कोई, की? मैंने उनसे बात की, वो दिल्ली गए, दिल्ली में मुलाकातें हुई, माने मुलायम सिंह जी से हुई, अमर सिंह साहब से हुई। और ये सब कुछ बड़ा सीक्रेसी से हो रहा है? हाँ, बहुत। अब क्योंकि उस समय दिल्ली की मीडिया को ये सब नहीं पता? ना, किसी ने आए समाजवादी पार्टी में। लेकिन एक तारीफ मैं करूँगा बृजभूषण सिंह जी की, कि उन्होंने उस समय जब समाजवादी पार्टी माना हुआ तो बड़ी मजबूती का परिचय दिया। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के पहले लोग चोरी से आते हैं, जिप के आते हैं, ये नहीं था। उन्होंने बड़ी खुल के बड़ी मजबूती का परिचय दिया और कहा कि नहीं, क्या किसी तरह का लोग ना या डरा या नहीं, डर नहीं देकर नहीं, भाई की कोई बात ही नहीं थी। भाई की कोई नहीं, लोभ लालच में भी नहीं आए, लोभ लालच के उस दायरे में वो नहीं थे। उसको उन्होंने साथ मना किया, उन्होंने कहा नहीं, ये सब इन चीज़ों से मैं पर जाऊँगा तो मैं पहले बात करूँगा, और इसकी मैं उनकी तारीफ भी करूँगा कि वो पार्टी छोड़ने के पहले गए और जा करके उन्होंने उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार लोग थे उनसे उन्होंने बात की थी। अच्छा। उनको बता के आए थे कि मैं पार्टी छोड़ कर आया। हाँ, तो इसमें चोरी छुपे ना, कोई अंडर हैंडेड उनके नहीं। और कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल चेंज उनमें हो चुका था। हाँ। इस कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी कुछ उनके अपने ग्रीवांसेस थे। जी, उन्होंने कई बार मीडिया किन्हीं बातों पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी गई भारतीय जनता पार्टी में, वो उनको हट कर गई थी। वो बात उन्होंने तत्कालीन आडवाणी जी के समक्ष, वाजपेयी जी के समक्ष, सुषमा स्वराज जी के सबके समक्ष रखा था और कह के आए थे कि उनसे कह के आऊँगा तब पार्टी ज्वाइन करूँगा। इस मामले जैसा नेचर उनका आज है, नहीं, इस बात लिए तो मैं उनकी तारीफ उन्होंने। तो आपकी बातचीत अब उनसे नहीं? देखो, नहीं, अब इस समय हमारी बात नहीं, इसका कोई विशेष कारण नहीं है, बस नहीं, आप अपने राजनीतिक जीवन में व्यस्त हैं, अपने राजनीतिक भाई, वो अपने राजनीतिक जीवन व्यस्त है, अपने राजनीतिक जीवन व्यस्त है। अब चूंकि इधर जो ये चुनाव हुआ MLA वाला, इस चुनाव में थोड़ा हम अभी तक जो हमारे यहाँ चुनाव होता था अस्तर का चुनाव, ये चुनाव जो हम लोग हुआ वो दूसरे ढंग का चुनाव। कभी चाहे मैं विधायक रहा हूँ, चाहे हमारे जो प्रतिद्वंदी अभी तक रहे अजय प्रताप सिंह लल्ला, कभी हम लोगों ने एक दूसरे के कमर के नीचे वार नहीं किया, अंडर हैंड कोई खेल नहीं हुआ। अब हर्ट हुए। हाँ, अस्तरहीनता की बात नहीं हुई। इस बार अस्तरहीनता की बात, मुझको चुनाव हराया जाए इसके लिए तो किस स्तर पर लोग उतर गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए, अस्तरहीन मुकदमे कायम किए गए, इस तरह की चीजें उछाली गई जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। उन चीजों ने हट किया। ये एक कारण है जिसके कारण अब बातचीत का सिलसिला बंद होता है। नहीं, अब वो अपने मस्त हैं, अपने मस्त हैं। उनकी तरफ से कभी प्रयास हुआ है आपसे बात करने का?
नहीं इधर आऊँ। और आपने भी कोई प्रयास नहीं किया उसके बाद से, चुनाव के बाद से? और इस लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं लोकसभा मैंने देखा था 2000 जब आप पिछला विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और त्रिलोकीनाथ जो कांग्रेस के हाँ। कैंडिडेट थे कहीं रास्ते में आपसे टकरा गए, हम्म, तो आपने वहीं पे उनसे ब्राह्मणों को जो आपका हाँ। अभिवादन होता है वही ब्राह्मण का अभिवादन एक बार आपने उनसे पेश किया। तो विपक्षी अगर कैसा भी हो, आप उनसे अगर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, आप व्यवहार सेम रखते नहीं हैं? हमारा 2017 का चुनाव था, हम लल्ला आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, आटा में हमारे इनकी मुलाकात हो गई। भाई हमारे पद में बाबा लगते हैं, हम लोग बैठे आमने सामने बैठे, बात किए, एक दूसरे का प्रणाम किए, बातचीत किए, हालचाल हुआ, सब कुछ कभी नहीं। अब ये तो वो लोग हैं जो बहुत जल्दी छलक जाते हैं, जिनके लिए पद जो है बहुत वैसी चीज होती है। नहीं तो वो ऐसे आपस में बातचीत हेलमेल मुलाकात हमको एक दृश्य याद है, मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी और लल्ला के पिताजी बड़े अभिन्न दोस्त हुआ करते थे, अच्छा, मित्रता बहुत अभिन्न मित्र थे। 3 लोगों की मित्रता मशहूर थी, मदन मोहन सिंह, महेश्वर प्रताप सिंह, चंद्रदेव पाठक, 3 लोग अभिन्न मित्र थे। तीनों की मित्रता पूरे क्षेत्र में मशहूर थी, ऐसे मित्र कहीं नहीं थे। और जब 1974 का चुनाव पापा ने कांग्रेस की मदद की, रघुराज सिंह चुनाव जीते और कुंवर मदन सिंह चुनाव हारे, और जब आमने सामने पापा और कुंवर साहब पड़ गए तो पापा कुंवर साहब को देख के रोने लगे, कुंवर साहब पापा को देख के रोने लगे। तो कुंवर साहब ने कहा कि उमेश साहब हमका हरा दियो तुम, तो कहते कुंवर साहब तुम नहीं हारो, तुम्हारा कर्म हारा। तो इस तरह की बात होती थी, इस तरह की बात अब भी है। लल्ला जी से कैसे नहीं लल्ला से मैं संबंध, लल्ला से जैसे भाई पिछली बार चुनाव में मुलाकात हुई, उसके बाद भी अक्सर उनका सहयोग रहा? नहीं अक्सर, और मैं उसके हालचाल ले लिया करता हूँ फ़ोन पे हमारे। हाँ अभी भी कभी भी हमको लगा कि वो बीमार है, फ़ोन कर लिया करता हूँ। अल्लाह से हमारे फ़ोन पे बात हो, टेलीफोनिक उनके बेटों से सबसे बात। वर्तमान विधायक से वर्तमान विधायक तो कभी उन्होंने मुझे याद है कि जब वो प्रमुख होने के लिए दौड़ रहे थे मेरे पास, उसी समय मेरे उनकी बात हुई थी। उसके बाद फिर तो वो एक चीज़ उनके लिए मशहूर हो गई कि जिस डंडे पर पाँव रखते हैं उसी डंडे को हजम कर जाते हैं। तो हमने कहा इस आदमी से दूर ही रहा जाए। मैं लल्ला पे कदम रखे, वो चले गए माननीय सांसद जी पर को चिपके, तो उनकी अच्छी सेवा लोग सभा चुनाव में कर दी। अभी हमारे यहाँ छेद नहीं कि आगे आगे होता है क्या। सार्वजनिक मौकों पर कभी मुलाकात होती है? कभी कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं, कभी मिले चुनाव के बाद कभी किसी सार्वजनिक या किसी वर्तमान समारोह में? वर्तमान विधायक से ये मेरा सौभाग्य नहीं हुआ कि इस चुनाव के बाद कभी उनसे मुलाकात। उनके द्वारा कोई नहीं कभी नहीं। उनके पिताजी हमारे पिताजी के बड़े अपने सहयोगी, वर्तमान विधायक जी के पिताजी मेरे पिताजी के बड़े सहयोगी थे। हम उनके पिताजी का बड़ा सम्मान करते हैं, शिव कुमार दादा को बहुत ज़्यादा मानते थे। मैं 2012 से 17 तक विधायक था, तो सबसे पहले मैंने उनके गांव को ही लोहिया गांव बनाया था। अच्छा, तो उनके पिताजी उस गांव के प्रधान थे, तो उनकी तरफ से मुझको माला पहने अजय ही आए थे, लेकिन विधायक हैं। तो खैर मतलब राजनीतिक राह अलग है, उनकी अलग है, आपकी अलग है, लेकिन चूंकि जैसे आपने बताया कि उनके पिताजी से आप लोगों के अच्छे संबंध है, कभी मन में खुशी होती है कि हाँ उनका बेटा विधायक बन गया है मेरी जगह? नहीं क्यों नहीं, वही आदमी आगे बढ़े, कोई आगे बढ़े। देखिए पूरे जन्म न मैं विधायक रहूंगा, न पूरे जन्म लल्ला विधायक रहेंगे, न पूरे जन्म अजय विधायक रहेंगे। ये तो राजनीति का पहिया है, आज जो ऊपर है वो कल, वो तिल्ली कल नीचे होगी, कल जो तिल्ली है नीचे कल ऊपर होगी। तो वो तो चक्र चल, उसमें जितने भी जुड़े हुए चीज़ें हैं उनको तो घूमना है ही है। चाहे लल्ला हो, योगेश हो या अजय हो, विकास का पहिया है। क्षेत्र देखिए, हमको जो वर्तमान में दिक्कत कष्ट है वो इस बात का है कि क्षेत्र की सड़कें खत्म हो गई, कहीं भी जाइए सड़क नहीं है। पॉलिटेक्निक की सड़कों की कंडीशन खराब, पॉलिटेक्निक हमारी बिक गई, मैंने बड़े मन से बनवाया था, 2 बार कोशिश की करने में पॉलिटेक्निक बने। मैंने कैसे ज़मीन अर्जित की मैं जानता हूँ, कैसे सेंक्शन कराया मैं जानता हूँ। वो गवर्नमेंट ने 3P में दे दिया। पब्लिक, हाँ वो गवर्नमेंट ने बेच दिया उसको, मतलब वो सरकारी संस्था नहीं रहेगी, वो रामेश्वर करके उसको दे दिया। हमने कृषि महाविद्यालय बनवाया,
किस उससे कृषि महाविद्यालय बनवाया, किस तरीके से हमने फ्री ज़मीन मलौली में दिलाई, किस तरह से हमने मतलब सकरौरा में ज़मीन की व्यवस्था कराई। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा हिंदू धर्मादा संस्था के लोग कि इतनी बड़ी ज़मीन मेरे कहने पे उन्होंने कृषि महाविद्यालय की ज़मीन दान दी, उन्होंने पॉलिटेक्निक के लिए ज़मीन दान दी। दो ज़मीनें जो संस्थाएं जो बनी हैं वो हिंदू धर्मादा संस्था की दी ज़मीन पे बनी, और आज वो कृषि महाविद्यालय के नाम पर बच्चे आजमगढ़ में एडमिशन किया जाता है। कागज़ पर चलता हुआ दिखाने के लिए कृषि महाविद्यालय कनगंज का नहीं चल रहा, कनगंज के नाम पर आजमगढ़ में एडमिशन किया जा रहा। कागज़ पर कृषि महाविद्यालय कनगंज चल रहा, कनगंज में कुछ नहीं। भाई बना तो कनगंज के लिए था। ITI बंद पड़ी है, कृषि महाविद्यालय बंद पड़ा है, पॉलिटेक्निक बिक गई, देहरास में बिजली पावर हाउस बनना था, आपके शाहपुर में बिजली पावर हाउस बनना था, कहाँ चला। आपके वो मनिहारी घाट पे पुल बनना था, यहाँ आपके लाले मुंह में सरजू पे पुल बनना था, सब चीज़ें खत्म हो गई। अब 2027 में ये जितने भी आपने बातें बताई कि अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस, स्ट्रक्चर खड़ा है, स्कूल नहीं चालू हो पा रहा, पुल बनना था नहीं बना, आपको क्या लगता है 2027 का आने वाला विधानसभा चुनाव है, नेक्स्ट चुनाव है, तो उसकी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं ऑलरेडी, आपको क्या लगता है ये सारे मुद्दे अगले चुनाव पर अपना प्रभाव डालेंगे? देखिए, अगर राजनीतिक मुद्दे पर चुनाव हुआ तो, अगर चुनाव धार्मिक मुद्दे पर होता है तब तो ये सारे मुद्दे गौड़ होंगे। फिर एक बार फिर से कमल खिलेगा? नहीं, कमल तो नहीं खिलेगा। कमल की स्थिति तो इस बार पता लग गई। कमल की स्थिति तो लोकसभा के चुनाव में क्लियर हो गई कि कमल कहाँ जा रहा है। समाजवादी पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जो स्थितियां हैं, जिस तरह से PDA आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से PDA का दायरा बढ़ रहा है, PDA को पहले लोगों ने बड़े छोटे दायरे में समझा था कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, अब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही नहीं है, अब उसमें आता प्रसाद पांडे भी शामिल है, अब उसमें योगेश प्रताप भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में देखा गया था आपने बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई, कैसा? नहीं, पार्टी का चुनाव था, पार्टी का चुनाव था, पार्टी के चुनाव में। लेकिन लोकसभा में तो कमल का फूल विजयी रहा है यहाँ पर। अब परिस्थितियां थी, किन्हीं वजहों से हुआ, नहीं तो वो आपको लगता है कि 2027 में साइकिल चलेगी? बिल्कुल चलेगी। जो परिवर्तन गोंडा में भी साइकिल? हाँ, गोंडा में चलेगी, गोंडा में साइकिल चलेगी, और तब तक आपको गोंडा में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर्नलगंज में चलेगी, अवश्य चलेगी, अवश्य चलेगी, और बहुत तेज चलेगी। कनगंज के लोग पूरी तरह से ऊब चुके हैं, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, एक एक आदमी त्राह त्राह कर रहा है, पुलिस के सिपाही कहाँ कहाँ तक क्या क्या कर रहे हैं भगवान मालिक। जमीन को लेकर के जो जिस तरह की स्थितियां हमारे क्षेत्र में बनाई जा रही है, ये तो रियल एस्टेट की बूमिंग हो रही है। हम लोगों ने कभी छुआ नहीं था जमीन को। एक आदमी मेरे 1980 से लेके 2024 के कार्यकाल में एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र में कह सकता है कि हमने एक बिस्वा जमीन किसी छुई। और आज स्थिति यह है कि 2 साल नहीं बीता है, 2 साल किस चीज़ का नहीं बीता? पता नए सरकार के बने, नए विधायक के बने, कितनी बड़ी बड़ी चीजें खड़ी हुई। अब विधायक पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप सामने दिखा भाई, यहाँ जो हो रहा है तो विधायक की वजह से हो रहा है ना। अब वो तो कुछ चीजें और नहीं दिख रही हैं, जिसको मैं नहीं कहना चाहूँगा, तो खुद आपको दिखना शुरू हो गई होंगी। अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो होगा शुरू में, राजनीतिक संघर्ष उसका क्या गया, कीमेबंदी आमने सामने थी, किसकी कीमेबंदी थी? वो तो सामने दिख रहा था, वहाँ वहीं दिख रहा था, अभी और दिखेगा। अभी कर्नागंज विधानसभा के बारे में मैं केवल एक शब्द आपसे कहूँगा, इसको बहुत सुरक्षित रखिएगा कि अभी आगे देखिए, आगे आगे होता है क्या, अभी देखिए आगे होता है क्या, अभी आगे बहुत कुछ होने बाकी है। क्या कर्नलगंज की राजनीति में योगेश जी सक्रिय रहेंगे आगे? राजनीति में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सक्रिय रहूँगा। 2027 की हाँ। विधानसभा की तैयारी नहीं, पूरी स्पीड से। जो देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते
समाजवादी पार्टी के सीएम सिद्धांतों को देख करके उनके अनुशासन पर, उनके उसमें पूरी तरह से, पूरी सक्रियता से और मजबूती से समाजवादी पार्टी को नहीं रखा करूँगा। 27 में करेंगे समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा। क्या आप विधायक के दावेदार विधायक पद के दावेदार हैं? हाँ पक्का। पार्टी से टिकट जरूर मांगे। हाँ पार्टी से टिकट मांगेंगे, पार्टी मौका देगी, इसलिए मैंने लोकसभा का टिकट नहीं मांगा। लोकसभा में आपके नाम की चर्चा बहुत हो रही थी, ये हो रहा था कि समाजवादी पार्टी से आपको टिकट दिया जा सके, लेकिन अंतिम समय पे नहीं, हमने टिकट ही नहीं मांगा। आपने लोकसभा कैसरगंज से मैंने टिकट नहीं मांगा, एक बार भी मैंने नहीं टिकट मांगा। दिल्ली जाने की ख्वाहिश ना नहीं, ना ना, लखनऊ तक सीमित रहना चाहते नहीं वो इच्छा ही नहीं थी। वो अब पहले एक बार एक चुनाव तो करेंगंज में स्थापित होने के बाद फिर कहीं अलग का कदम बढ़ेगा, सीधे कहीं नहीं। तो अगली बार अगर आप विधायक बनते हैं तो अगला चुनाव दिल्ली की ओर तो उसके बाद देखा हो जाए। सकता है। हाँ तब हो सकता है, यहाँ का प्लेटफॉर्म ठीक करके। एक अंतिम सवाल, आपने बहुत सारे विकास के काम किए, बहुत सारे ऐसे गिनाए जो नहीं हो पाए, एक कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि अनफुलफिल्ड है, ये मुझे करना है और अगली बार मौका मिलता है तो ये मैं जरूर करूँगा, ऐसा क्या? देखिए हमारे क्षेत्र में जो व्यापक सबसे ज़रूरत वर्तमान समय में है वो एक तो किसानों के स्तर को ऊंचा उठाने की। यहाँ किसानों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। किसानों को चीनी मिलों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। गन्ना चीन जो सोसाइटियों की जो भूमिका थी सरकार ने नगण्य कर दी। अब हम लोग पूरी तरह से गन्ना मिलों के ही हाथ में रहे। हम चाहते हैं किसान का अपर हैंड हो, क्योंकि हमारी पूरी जीविका इस पर है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं चाहता हूँ, शुरू से मैं इस लक्ष्य पे लगा था और इस बार मेरा पिन पॉइंट ये होगा कि एक बड़ी इंडस्ट्री की स्थापना। आप लखनऊ से वेल कनेक्टेड हैं। हाँ, कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखिए हमारे पास 4 समस्याएं थी जो हमने आइडेंटिफाई की थी शुरू में। पहली समस्या बाढ़ की थी, मैंने उसे निकाल दिया। दूसरी समस्या थी बाढ़ की वजह से आवागमन के साधन की, सड़कें नहीं थी, पुल नहीं था, उसको हमने करीब करीब पूरा कर दिया। बिजली का मामला था, 60-70% बिजली की बातें खत्म हो गई, 30-40% बिजली भी बची है। और अब अगला कदम हमारा था शिक्षा का, कि शिक्षा को हम आगे लेके बढ़ें। उसके लिए हमने आश्रम पद्धति विद्यालय, कृषि महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, ITI इनके स्थापना कराई। वो हमारा पूरा हुआ, लेकिन वो हम बनवाने के बाद भी अधूरे रह गए। जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी, पैसा दे दिया, बनवा दिया और फिर भी क्रियाशील नहीं, लोगों की वजह से क्रियाशील नहीं। वो बिल्डिंगें दे के रोना आता। कितनी मेहनत हमने की थी। गोंडा का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है मेरी वजह से बना था, मैं उस विभाग का मंत्री था। उसकी DPR बनाने में मैंने 9 दिन लगाए थे, बैठ के व्यक्तिगत 9 दिन लगवाए थे कि कितना बड़ा ऑडिटोरियम बनवाऊंगा, कितने लोग बैठेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ज़मीन कहाँ से आएगी। IT पॉलिटेक्निक की ज़मीन काट के वहाँ बनवाया था, सारी चीज़ें बनाई थी। चलिए धीरे धीरे आज आया, आज वो खड़ा हुआ, बिल्डिंग बनी, एडमिशन्स हो गया, कोई चीज़ फुलफिल हुई। ज़मीन गाड़ी बाद मनिहारी का पुल है, हमने उस समय बनाया था तो पीपे का पुल बनाया था। हमने कहा अगले बार इसको पक्का कराएंगे। 2 टर्म ही तो गया, पक्का नहीं हुआ। लाले मऊ का पुल है, नहीं हुआ। वहाँ आपके तुलसीपुर में वहाँ एक पुल बनना था, टेढ़ी नदी पे नहीं बना। तो अच्छा देख मैं ये रहा हूँ, बजट बढ़ता चला जा रहा, 7.5 लाख करोड़। भाई हम लोग जब थे 5 लाख करोड़ का बजट था, 7.5 लाख करोड़ का बजट है। भाई 7.5 लाख करोड़ बजट में दीपक जी कुछ हिस्सेदारी, 403 विधानसभाएं तो बड़ी नहीं है, कुछ हिस्सेदारी करने विधानसभा की है, वो कहाँ गई? अब तो झगड़ा होता है कि सड़क कौन बनाएगा, सड़क का ठेका कौन लेगा। ठेके के लिए हाई कोर्ट में रिटें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिटें होती। अरे रिट करो किसी शैक्षिक संस्था की, रिट करो किसी कंस्ट्रक्टिव काम की। ITI क्यों नहीं चल रहा, तो है लेकिन चल क्यों नहीं रहा? पॉलिटेक्निक क्यों नहीं चल रही? आप पॉलिटेक्निक वे बिल्डिंग देखा है किसी ने? बेस्ट बिल्डिंग मैंने बनवाई थी
इतनी खूबसूरत जिसका हद नहीं। आप किसी दिन कृषि महाविद्यालय कर लीजिए, आपकी आंख में आंसू आ जाएगा। पहले उसको मैंने फिशरी रिसर्च सेंटर बनाया, जो ऑल ओवर इंडिया पहला रिसर्च सेंटर था। पूरे भारतवर्ष में रोहू मछली पर पहला रिसर्च सेंटर था, क्योंकि सरजू नदी में रोहू मछली पाई जाती है। यहाँ के लोगों को लाभ। हाँ, कि यहाँ के नाविकों को लाभ, यहाँ के मछुआरों को लाभ मिलेगा, निषादों को लाभ मिलेगा। फिर उसको हमने कहा इसी पे हम बना दें कृषि महाविद्यालय, कि उसको हम कृषि महाविद्यालय बनाएं। उसके लिए चाहिए था हमको फार्म हाउस। हमने 20 एकड़ ज़मीन फ्री दिलवाई, विदाउट एनी पैसे की, यहीं मलौली गांव में सड़क बनवा दी। मेहनत इतनी की। अनफुलफिल्ड काम, Unfulfilled- ख्वाब बहुत सारे हैं, हाँ, कोई एक काम नहीं है। अगली बार जब आप नहीं तो- विधानसभा जाएंगे इन सब कामों की फिर से तो देखिए हमारे अंदर एक जुनून है, उस जुनून को मैं अपने जुनून से ही निपटाता हूँ। फिर मेरे अंदर एक पागलपन की फिर मुझे कुछ दिखता नहीं, इसलिए जो 5 साल जो हमारे सत्ता में बीतते हैं वो व्यक्तिगत मेरे लिए लाभकारी नहीं होते हैं। जो अभी आपने कहा कि नहीं कि आपने इधर एजेंसियां बना दी, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अनछुआ पहलू है कि जब मैं सत्ता में नहीं रहता हूँ तो मेरी व्यवसायिक प्रगति होती है। आपको बहुत सा रेफरेंस बता दूं, योगेश जी ने एक नए शोरूम का उद्घाटन किया है, टाटा के शोरूम का। तो मैं योगेश जी से कह रहा था कि आप सत्ता से बाहर हैं, टाटा के शोरूम का उद्घाटन कर रहे हैं। उसी बात पे आप कह रहे हैं कि जब ये सत्ता में होता है तो काम में व्यस्त होते हैं, विकास के काम में इतने व्यस्त होते हैं कि व्यक्तिगत विकास के लिए जगह नहीं होती, समय नहीं होता। अभी आपके आशीर्वाद से मुझे अम्बेडकर नगर मेला वहीं बना रहा, अक्टूबर में वहाँ भी शुरू करने जा रहा हूँ। क्या शुरू कर रहे हो? टाटा मोटर्स की टाटा मोटर्स के अम्बेडकर नगर में नई एजेंसी शुरू होने वाली है। अगर आपको टाटा की गाड़ियाँ खरीदना हो, आपको पता है किस व्यक्ति से संपर्क करना है। टाटा की गाड़ियाँ डीलरशिप हमको वहाँ अम्बेडकर नगर की मिल गई, और डीएम बंगलों के सामने हमने 18,000 स्क्वायर फीट ज़मीन ली है, कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया। अगर आपको कोई भी रिश्तेदार अम्बेडकर नगर में रहता है, भविष्य में बताइए कि टाटा की गाड़ी खरीदनी है तो आप योगेश जी से संपर्क कर सकते हैं। ऐड का पैसा मैं इनसे बात करूँगा। योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। आपसे बातचीत करने के लिए।